हेलो बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम। क्या होता है स्पेक्ट्रम? अगर आप जानते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो मैं बता रहा हूं। हमारी इंडिया में सबसे पहले जैसे हम नेट चलाते हैं ना, तो आप क्या चलाते हो? आप कहोगे 5G हो गया सर हमारे यहाँ। तो कोई बच्चा कहेगा नहीं, अभी तो हमारे यहाँ 4G चल रहा है। तो सबसे पहले 2G आया, 3G, 4G और अब वैसे हाँ 5G भी हो ही गया है लगभग। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं भैया? ये स्पेक्ट्रम होते हैं। क्या होते हैं? स्पेक्ट्रम। 2G स्पेक्ट्रम, 3G, 4G स्पेक्ट्रम। अगर हम इसे स्पेक्ट्रम की एक लाइन में परिभाषा देना चाहें तो यहां ये बोला जाता है दो या दो से अधिक तरंगे जहां पर भी मिल जाएं उसे स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। मान लो ये दो या दो से अधिक तरंगे हैं, लो, तो ये क्या है? स्पेक्ट्रम है। और इससे पहले भी आप 10th क्लास में भी स्पेक्ट्रम पढ़ चुके हो, प्रकाश का स्पेक्ट्रम, और सेकंड वॉल्यूम अब हमारा स्टार्ट हो ही जाएगा, उसमें भी पढ़ोगे तुम स्पेक्ट्रम। क्या देखो मैं समझा दूं, 10th में जो पढ़ा था आपने। ये कोई प्रिज्म होता है, यहां पर हम कोई श्वेत प्रकाश भेजते हैं। कैसा? श्वेत प्रकाश, मतलब सूरज की लाइट। तो यहां से हमें कितने भागों में दिखता है ये बताओ? 7। याद है? आपने ऐसे याद करा होगा, विबग्योर, याद आ रहा कुछ? विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो ये भी क्या है? ये भी स्पेक्ट्रम है। देखो बहुत सारी कर लेना है। मैंने अभी क्या बताया? दो या दो से अधिक जहां पर भी तरंगे मिलती हैं उन्हें बोलते हैं स्पेक्ट्रम। इस वाली घटना को बोलते हैं प्रकाश का स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? प्रकाश का स्पेक्ट्रम। इस वाली घटना को प्रकाश का स्पेक्ट्रम बोला जाएगा। लेकिन हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम। तो ये कुछ नया नहीं है, इसकी परिभाषा ही बहुत सिंपल है। परिभाषा ये है, ये जो तरंगे होती हैं, अभी मैंने जैसे बताया आपको, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, 7 तरह की, तो इनकी तरंग दैर्घ्य भी तो अलग अलग होती हैं, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, लाल कलर की सबसे बड़ी होती है तरंग दैर्घ्य और बैंगनी कलर की सबसे छोटी होती है। तो अगर हम तरंगों को उनकी तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम, ये तुम्हारी मर्जी है जैसा रखना चाहो। मैं यहाँ पे बढ़ता हुआ क्रम में रखूंगा और ऐसी मुझे याद है और मैं चाहता हूं ऐसी आप याद करो, रख दें तो इस प्रकार के जो स्पेक्ट्रम बनेगा वही क्या कहलाएगा? हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम। तो ये बात हम यहां पे लिखने जा रहे हैं। जब विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनके बढ़ते, जब विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनकी तरंग दैर्घ्य, क्या लिखेंगे अब हम? तरंग दैर्घ्य के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये बताओ, भारी लगी परिभाषा? हमने अभी बताया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम, तो तुम्हारे दिमाग में आया होगा एकदम स्पेक्ट्रम का नाम आते ही, अच्छा बहुत सारी तरंगों की बात हो रही है यहाँ पे। और जब बहुत सारे तरंगों की बात हो रही तो उन सबकी तरंग दैर्घ्य होंगी। ये तो हम पता है हमें कि हर तरंग की अपनी एक तरंग दैर्घ्य होती है। तो जब बहुत सारी तरंगे हैं तो उन सबकी तरंग दैर्घ्य होंगी। तो उन तरंग दैर्घ्यों को बढ़ते हुए क्रम में रख दो या फिर घटते हुए क्रम में रख दो, जैसे तुम्हारा दिल करे। तो वही जो तरंगे मिलेंगी उन्हें क्या कहेंगे हम? विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम। नोट कीजिए पहले आप, यही से कर लिया है ना, थ्योरी नोट कर ली। अब हम ये जानेंगे, अब आप कहोगे सर बहुत सारी तरंगे होंगी, मतलब वो कौन कौन सी तरंगे हैं? तो वो 7 तरह की तरंगे हैं, वो आपको उंगलियों में याद होनी चाहिए और तरीके सिर याद होनी चाहिए। ये भी याद रखना, तरीके सिर कैसे? देखो मैं अभी बता रहा हूँ, नोट कर लिया पहले आपने? ये बताओ
देखो सुनो, सबसे पहले आता है गामा किरण। मैं इंग्लिश में भी लिख रहा हूं क्योंकि इंग्लिश में भी याद होनी चाहिए, अभी बताऊंगा क्यों। गामा रेज, बताओ ये गामा ऐसी तो बनाते हैं हम, ठीक है, तो गामा रेज ये हो गई। दूसरे नंबर पे लिखते हैं हम एक्स किरणें, तो एक्स किरणें को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सरे। अब बताओ, आप एक्स किरणें कहते हुए सुना कभी आपने? कोई बिल्कुल जाहिल से जाहिल आदमी भी होगा तो वो भी क्या कहेगा कि यार एक्सरे करा के आया हूं मैं, एक्सरे को लिखा था डॉक्टर ने, ये तो कहेगा। तो रे का मतलब भी क्या होता है? किरणें। बात समझ में आ गई? अब एक्सरे जो डॉक्टर करता है एक्सरे, वही उसी की बात हो रही है भैया। तीसरा नंबर पे आता है पराबैंगनी किरणें, इसे कहते हैं यूवी रेस। यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट रेस। चौथे नंबर पे आता है दृश्य किरणें, या दृश्य प्रकाश कहूं, इसे इंग्लिश में कहते हैं विजिबल, जो हमें दिखाई देता है। जैसे मैं अभी बात कर रहा था ना विप ग्योर, तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज और ऑरेंज, येलो, ठीक है, और वॉयलेट, इस टाइप से, रेड, ये सब क्या आते हैं? अभी लिख लूंगा यहाँ पर। ये क्या आता है? दृश्य। बताओ यहां तक, बताओ समझ में आ रही बात है? क्या क्या बता दिया हमने? गामा हो गई, एक्सरे हो गई, पराबैंगनी हो गई और दृश्य हो गई, ठीक है। अब क्या रह गया हमारे पास? पांचवा अवरक्त किरणें, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं इंफ्रारेड, इसे IR रहते हैं, कहते हैं IR रेज, ठीक है। उसके बाद आता है माइक्रो, छठे पे क्या आती है? इसे हिंदी में भी ऐसे लिखा जाता है माइक्रो, माइक्रो वेव, और इंग्लिश में भी माइक्रो ही कहते हैं। सातवें नंबर पे आती है रेडियो वेव, रेडियो वेव, रेडियो, ठीक है, वेव। ये हो गई 7। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आपको सातों ऐसे ही याद रखना। आप कभी कहोगे सर हमें याद तो हो गए, हम ऊपर नीचे बता रहे हैं, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि कई मर्तबा क्वेश्चन आ चुका है इनके ऊपर। कैसा आया है अभी बताऊंगा, पहले मैं तरंग धैर्य लिख दूं। ये क्या ले ली हमने? विद्युत चुंबक की तरंग है 7। अब इनके बाद आती है इनकी तरंग धैर्यों की बारी, ठीक है। तो मैं ये जो क्रम लिखा है ना मैंने, ये ऊपर से नीचे जाओगे तो तरंग धैर्य क्या होगी? लगातार बढ़ेगी। इसकी जो होती है इतनी होती है, मतलब 10⁻³ नैनोमीटर। किसकी? गामा की क्या होती है? 10⁻³ नैनोमीटर से कम होती है। इसका मतलब ये तो होता है कम, कि छोटी होती है, कम कम रहती हैं। उसके बाद आता है इसकी होती है 10⁻³ नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर। इसकी होती है 1 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। इसकी होती है दृश्य प्रकाश की 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। ये तुम्हें वैसे भी याद होनी चाहिए भाई, ये वाली दृश्य प्रकाश की, वैसे तो ये सभी याद होनी चाहिए। मतलब देखो विबग्योर, दृश्य प्रकाश में वही तो आता है जो प्रकाश हमें दिखाई देता है, जो सूरज से आ रहा है प्रकाश, जो भाग हमें दिखाई दे रहा है उसे तो बोलते हैं दृश्य प्रकाश। और इसमें विबग्योर होती है, क्या होती है? विबग्योर। तो विबग्योर का मतलब भी यह होगा, इसलिए ये भी पता चल जाएगा हमें। देखो वॉयलेट की क्या होती है? 400 नैनोमीटर, और उसकी क्या होती है? रेड की 700 नैनोमीटर। बैंगनी की 400 और रेड की 700। रेड की क्या होती है? लाल कलर की सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होती है, सबसे बड़ी। ये भी पता चल गया, समझ में आ गई बात। अब वॉयलेट की 400, ये रट लेना है वाली बात भी, ठीक है। आओ अब अवरक्त की कितनी हो जाएगी? अब 700 से 1 मिलीमीटर, और इसकी 1 मिलीमीटर से 0.1 मीटर, और इसकी 0.1 मीटर से भी बड़ी होती है। और ये जो मैंने लिखी है, हो सकता है आपके पास अगर कोई अदर बुक है तो उसमें आगे पीछे दिया हो, यहाँ पे 800 दिया हो। ये एनसीईआरटी ने नैनोमीटर में मानी है, हो सकता है एंगस्ट्राम में दिया हो, आपको लग रहा है अरे यार ये तो एंगस्ट्राम में लिखा हुआ हमारी किताब में। तो एनसीईआरटी ने नैनोमीटर में तरंग दैर्घ्य मानी है, तो मैंने नैनोमीटर में लिखवा दिया है। एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं भैया हम, तो एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे। कुछ किताबों में यहाँ 800 लिख दिया है, ठीक है, 400 से 800, तो लेकिन एनसीईआरटी ने 700 माना है, तो हम 700 ही लिखेंगे। तो आपको ये याद रटा हुआ होना चाहिए। अब आप पूछोगे कि इसका मतलब ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रही? तरंग दैर्घ्य लगातार बढ़ रही। देखो हिसाब लगा लो, यहाँ है नैनोमीटर, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। कहाँ यहाँ मीटर में आ गए हम, 0.1 मीटर ओनली। तो इसका मतलब बड़ी ना है, कहाँ नैनोमीटर कहाँ मीटर।
देखो बीच में मिलीमीटर भी आ गया, नैनो से तो बड़ा ही होता है मिली, और मिली से बड़ा होता है मीटर, ऐसे तो चल लिया है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं ऊपर से नीचे जाऊंगा, ऊपर से नीचे जाऊंगा, तो तरंग दैर्घ्य क्या हो रही है, बढ़ रही है। एरो का मतलब क्या हो गया, तरंग दैर्घ्य बढ़ रही है, ऊपर से नीचे जाने पे तरंग दैर्घ्य बढ़ रही है। कभी कभी इसका उल्टा भी आ जाता है, अगर अगर तरंग दैर्घ्य बढ़ रही है तो आवृत्ति क्या होगी, जाहिर सी बात है उल्टा होता है। ये भी सुन लो भाई, फॉर्मूला होता है C इजिकल टू एफ लेमडा। तो अगर मैं लेमडा पूछूं या एफ पूछूं, C बटे लेमडा, C कांस्टेंट होता है, प्रकाश की चाल है 1/λ। तो इसका मतलब एक दूसरे के क्या है, ये उल्टे हैं। और जब एक दूसरे के उल्टे हैं तो क्या होगा, बताओ क्या होगा, तो तुम कहोगे सर आवृत्ति घटेगी। अगर मैं पूछूं इसकी आवृत्ति क्या होगी, तो तुम कहोगे सबसे ज्यादा होगी सर, जबकि तरंग दैर्घ्य क्या है इसकी, गामा की सबसे कम है, लेकिन आवृत्ति क्या होगी, सबसे ज्यादा, उससे थोड़ी सी कम इसकी, और ज्यादा कम, और ज्यादा, और ज्यादा, और ज्यादा, सबसे कम इसकी। तो आवृत्ति क्या हो रही है, एरो देख रहे हो, एरो का नीचे का मतलब क्या है, आवृत्ति घट रही है। ऊपर से नीचे जा रहे हो आवृत्ति घट रही है, ऊपर से नीचे जा रहे हो तरंग दैर्घ्य बढ़ रही है। अब बताओ बात समझ में आ गई। पेपर में ऐसा आ चुका है, 2020 में भी आ गया है, वहां पे ऐसा देता है, देखो मैं बताऊं, मान लो वो गामा कहते हैं, गामा की λ1 है, पराबैंगनी की λ2 है, और माइक्रो की λ3 है। ऐसे दिए थे, उसने कुछ और दिए थे, देख लेना आप पेपर जब अनसोल्ड से करो, मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोग। तो वो बोला था इन तीनों में बताओ संबंध क्या है, तो एक में दे दिया था λ1 बराबर है λ2 बराबर है λ3, पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन में ऐसे दे दिया था λ1 बड़ा है λ2 बड़ा है λ3 से, ठीक है। सी ऑप्शन में दे दिया था λ1 छोटा है λ2 से, λ2 छोटा है λ3 से। डी ऑप्शन में और उल्टा सीधा दे देता है, ऐसे कैसे, ये ऐसे ऐसे। अब बताओ कौन सा सही है। तो ध्यान से देखो, जिसे बच्चों को याद होगा तो एकदम पहले तो वो चाहे ऊपर नीचे भी कर दे, गामा यहाँ पे पहले क्या लिख दे, पराबैंगनी, वो कहे पराबैंगनी की λ1 ऐसे दे दे चाहे, लेकिन जिस बच्चों को ये रटा हुआ होगा सातों पार्ट, ठीक है, तो पहले नंबर पे देखो जैसे मुझे याद है ऐसे आपको याद होनी चाहिए गामा, दूसरे नंबर पे एक्सरे, तीसरे नंबर पे यूवी, चौथे नंबर पर विजिबल, पांचवें नंबर पर इंफ्रारेड, छठे नंबर पर माइक्रोवेव, सातवें पर रेडियो वेव। ऐसे ही आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो जिसे बच्चों को ऐसे याद होगी वो एकदम लिखेगा शॉर्ट में जल्दी जल्दी जल्दी, और उस पर जो जो उसने λ1 λ2 जिसे जिसे दिया है उसको ऊपर डाल देगा, और उसे भी पता कि जो मैंने लिखा है ये तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम है, तो इसका मतलब λ1 से तो बड़ी होगी, ये जाहिर सी बात है, और λ2 से भी बड़ा होगा λ3, क्योंकि बढ़ता हुआ क्रम है, तो इसका मतलब λ3 सबसे बड़ा है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया। λ2 उससे छोटा है, λ1 और ज्यादा छोटा है, कैसे हिसाब लगा लो। कुछ बच्चे ये करेंगे तो गलत ना हो गया है, λ1 बड़ा है भाई, और क्या पता आप कैसे पेपर में जो सवाल आए वहां आवृत्ति दे दे, तो आवृत्ति का फिर बच्चा एकदम हिसाब लगा लेगा कि यार हमें तरंग दैर्घ्य याद, तरंग दैर्घ्य लिखना है, ठीक है, लेकिन आवृत्ति कैसे हिसाब लगा लेगा, जब तरंग दैर्घ्य बढ़ रही है तो आवृत्ति क्या हो रही होगी, घट रही होगी, तो इसका उल्टा कर देगा। अब बताओ बात समझ में आ गई। ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है वो एग्जाम में आपके यूपी बोर्ड में, ठीक है। यहां तक बताइए समझ में आ गया। हाथों हाथ में इसका उपयोग भी लिख देता हूं, कभी कभी पेपर में एग्जाम में यही पूछ लेता है कि गामा किरणों का उपयोग, गामा तथा एक्स किरणों के उपयोग लिखिए, या एक्स तथा माइक्रोवेव के उपयोग लिखिए, तो आपको साथ के साथ तो उपयोग याद होने चाहिए। देखो मैं इसी के सामने लिख रहा हूं, छोटा करके लिख रहा हूं, आप सही करके लिख लेना। गामा किरण है, इसका पता उपयोग क्या है गामा किरणों का, कैंसर के रोगी के में, कैंसर का जो रोगी होता है, कैंसर के उपचार में, अब ऐसा करके लेना, कैंसर में उपचार, कैंसर के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। बताओ बात समझ में आ गई। कैंसर जो हो जाता है लोगों को, बहुत सौ को, तो उसमें जब ये डाली जाती है गामा रेज उस बॉडी पर, उस पार्ट पे जहां पे कैंसर हुआ है, ठीक है, तो उसके उपचार में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक्सरे जो आता है, ये एक्सरे भी समझिएगा होंगे अब तो आप, जब मैंने एक्सरे की मिसाल दी थी, डॉक्टर एक्सरे करता है, कब करता है डॉक्टर एक्सरे, जैसे हड्डी टूट गई हो, फ्रैक्चर हो गया हो, कहता ना डॉक्टर के एक्सरे करा के लाओ, या गोली लग गई हो, गोली धंस गई हो अंदर, तो अंदर का पता लगाने में, बॉडी के अंदर की चीजों का पता लगाने में, तो हम क्या कह सकते हैं, टूटी हड्डी व गोली आदि का पता लगाने में एक्सरे किया जाता है। बताओ यहां तक बताओ। तीसरा क्या आता है, पराबैंगनी। पराबैंगनी जो होती हैं किरणें, ये नकली दस्तावेजों, क्या किसका इस्तेमाल करने में, नकली दस्तावेजों जैसे नकली नोट का, नकली दस्तावेजों जैसे नकली नोट का
पता लगाने में। बताओ समझ गए, लिख लोगे, पता लगाने में। उसके बाद दृश्य प्रकाश। क्या है दृश्य प्रकाश? दृश्य मतलब विजिबल, जो दिखाई दे रहा है, तो दिखाई देने में। क्या लिखा जाएगा? दिखाई देने में। ये अलग लिख लेना एक लाइन खींच के, ठीक है। लेमडा और एफ को ऐसे रहने देना, एक लाइन खींचना, इधर लिख देना। अब इधर जगह नहीं है ना हमारे बोर्ड पे, इसलिए मैंने ऐसे लिख रहा हूँ। क्लियर है? तो विजिबल जो हमें दिखाई दे रहा है प्रकाश, वो दिखाई देने में। अगर वो ना होता, दृश्य प्रकाश ना होता, तो हम कैसे देख पाते हैं एक दूसरे को? अब आप मुझे कैसे देख रहे हो वीडियो में, ठीक है, दृश्य प्रकाश की वजह से। क्लियर? अवरक्त किरण। अवरक्त किरणों का इस्तेमाल किया जाता है पौध घरों में, पौधों को गर्म रखने में। क्या? पौध घरों में पौधों को गर्म रखने में। उसके बाद है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव ये जैसे रडार वगैरह होते हैं, जिससे एरोप्लेन, हवाई जहाज वगैरह उड़ रहे हैं आसमान में, तो कैसे संकेत भेजे जाते हैं? रडार के द्वारा। रडार से क्या निकलती है? माइक्रोवेव। ये मोबाइल ले लो यार, क्या कौन सी वेव है? माइक्रोवेव। तो क्या लिखेंगे हम? रडार संचरण में। उसके बाद है रेडियो वेव। रेडियो वेव दूरदर्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दूरदर्शन आदि में। दूरदर्शन मतलब चाहे टीवी हो, रेडियो हो, जितनी भी चीजें हम टीवी पर देखते हैं, लाइव देख रहे हो चाहे, तो वो सब क्या है? दूरदर्शन में आता है। ठीक है, तो उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? रेडियो वेव का। अब बता दो कोई बात समझ में ना आई हो तो आपके, तो ये सब रटा हुआ होना चाहिए आपको जब एग्जाम के पेपर देने जाओ। इस चैप्टर में से 100% 1 या 2 क्वेश्चन आ जाता है, 1 या 2 नंबर का सवाल आ जाता है। यहीं पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और इसके एग्जाम्पल न्यूमेरिकल कुछ नहीं है, कुछ नहीं करने हैं। दूसरी बात, अगर मेरे चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और नेक्स्ट हम जो वीडियो डालना है इस पर अब, तो वो कौन से की होगी? सेकंड वॉल्यूम। फर्स्ट वॉल्यूम यहीं पे हमारा कंप्लीट होता है।